आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स किस तरह से बन जाती हैं। कैसे कोई पेशेंट जिसको कि स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है वो किस तरह से पैरानॉइड डिल्यूजन्स बना लेता है। क्यों ऐसा होता है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर होना होता है वो डिल्यूजन्स बना लेते हैं जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तनाव तो सभी हैंडल करते हैं, सभी लोग सामाजिक होते हैं, सभी लोगों को किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होता है, तो फिर कुछ लोगों में डिल्यूजन क्यों हो जाते हैं। वैसे तो डिल्यूजन एक सिम्टम होता है, पर डिल्यूजन की फॉर्मेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स, कई सारे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने सुझाए हैं। इस पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो कई घंटों की वीडियो बन सकती है। कई सारी वीडियोस में जाकर शायद मैं कवर कर पाऊंगा कि डिल्यूजन्स क्यों बनती हैं या डिल्यूजन्स क्यों बनी रह जाती हैं। क्योंकि मान लेते हैं किसी वजह से सिम्टम बन गया पर अब तो इलाज मिल रहा है, तो फिर इलाज पूरी तरह से डिल्यूजन दूर क्यों नहीं कर पा रहा। तो डिल्यूजन के बने रहने के भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो में इनमें से एक कारण आपसे डिस्कस करूंगा जो कि साइकोलॉजिकल नेचर का होगा, पर स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के किसी भी सिम्टम को एक्सप्लेन करने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ थोड़ा बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स की तरफ भी ध्यान देना होता है। तो डिल्यूजन की फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट। थ्योरी ऑफ माइंड कोई फिलोसॉफिकल या कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है। इसमें माइंड के बारे में कोई थ्योरी की बात नहीं हो रही, जैसा कि सोच सकते हैं कि भाई बड़े सारे दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उन्होंने कोई थ्योरी दी होगी। यहां उसकी बात नहीं हो रही। थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हम सब में होती है। हम किसी से भी जब बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उस व्यक्ति का दिमाग पढ़ रहे होते हैं। हमारा मन ये सोच रहा होता है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये हमारी बात को कैसे समझ रहा है, इसके मन में हमारे बारे में क्या विचार चल रहे हैं, ये हमारे को किस तरह से समझेगा, जानेगा। तो इस तरह से काफी सारे विचारों का तालमेल हो रहा होता है दो लोगों के बीच जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं। या मान लीजिए आप YouTube पे कोई वीडियो ही देख रहे हैं, या किसी डॉक्टर की या किसी टीचर की वीडियो देख रहे हैं, कोई एजुकेशनल वीडियो है। जब वो टीचर कोई कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है तो कॉन्सेप्ट सुनने के साथ साथ आप उसकी थिंकिंग को भी थोड़ा जज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि ये टीचर क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, इसकी इंटेंशन क्या है, नियत क्या है। आप उस टीचर की अपनी सोच और उसकी पर्सनैलिटी को भी समझ रहे होते हैं। आप टीचर के समझाने के ढंग से, या कोई जर्नलिस्ट भी है अगर मान लें, तो उसके समझाने के ढंग से आप समझ सकते हैं कि हाँ, इस जर्नलिस्ट की नियत कैसी है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। कुछ हद तक हम उसके बारे में इन्फ्रेंस निकालते हैं। इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ माइंड एबिलिटी। मतलब हम दूसरे के मन के बारे में कोई थ्योरी दे रहे हैं, कोई अपना एक विचार बना रहे हैं, कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। किसी तरह से हम उसकी एक एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसकी नियत क्या है, उसका सोचने का ढंग क्या है। इस बारे में हम बहुत सारा अपना एक कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ माइंड एबिलिटी। और इसमें ना ही सिर्फ थॉट्स को, जबकि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस और कई सारे दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम जज कर रहे होते हैं या उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं होता किसी को जानने का, पर फिर भी हम सभी लोग दूसरे को जानना समझना चाहते हैं। आप किसी डॉक्टर से भी मिलते हैं, डॉक्टर आपको जो इलाज बता रहा है, आपकी बीमारी को सुनकर, समझकर उसको एनालाइज कर रहा है। आप डॉक्टर के मन के बारे में और डॉक्टर के व्यक्तित्व के बारे में भी जज कर रहे होते हैं बहुत कुछ। तो ये सब चीजें थ्योरी ऑफ माइंड एबिलिटी का पार्ट होते हैं। क्योंकि हम लोग कोई रोबोट नहीं होते कि बस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कोई दो मशीनें नहीं है जो बस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। हमारा मन इंटेलिजेंट होता है। हम किसी भी इंटरेक्शन में अपने विचारों के अलावा अपनी इंटेलिजेंस को भी उसमें लाते हैं, इंटेलिजेंट तरीके से बात करते हैं, तभी हम अपनी बातों को मॉडिफाई भी कर पाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा तो हम उसे ज्यादा अच्छे से समझाना शुरू करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि दूसरा जो है चिड़चिड़ा हो रहा है, बुरा मान रहा है, तो भी हम अपने बात को बदलने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली ये जो हमारा जो इंटर एक्सचेंज होता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, क्योंकि हम दूसरे के मन को जानते समझते रहते हैं। ये जो पूरी एबिलिटी होती है, ये हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हमारे सोशल रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी होती है। हम लोग एक समाज के तौर पे, परिवार के तौर पर रह ही नहीं सकते अगर हमारे अंदर थ्योरी ऑफ माइंड एबिलिटी ना हो। अब बात आती है कि डिल्यूजन में ये कैसा रोल निभाती है। एक पेशेंट जिसको कि डिल्यूजन है, उसके अंदर अक्सर ये थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट पाया जाता है, इसके अंदर एक कमी पाई जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स जिनको कि पैरानॉइड या परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स हैं, इन लोगों में अक्सर थ्योरी ऑफ माइंड का एक डेफिसिट, एक कमी देखी जाती है। मतलब इनके अंदर ये एबिलिटी पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती।
और ना ही केवल स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड्स के दौरान, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के आने से पहले भी देखा जा सकता है कि एक पेशेंट अपने बचपन में या अपने युवावस्था में बहुत ही शरीफ था, बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही भोला था, दूसरे उसको बेवकूफ़ बना देते थे, दूसरों के साथ होशियारी नहीं रखता था, दूसरे चालाकी कर लेते थे, उसके दोस्त थे या आसपास के और लोग थे जो कि उसे कुछ भी कह देते थे, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देता था, उसका बुरा नहीं मानता था, या अगर बुरा मान भी जाता था तो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाता था, घर आके थोड़ा रोता था, परेशान होता था। और कई तो ऐसे पेशेंट्स थे या कहीं की बच्चे थे, वो तो बताते भी नहीं थे, बस ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते जाते थे, सहन करते जाते थे। इनफैक्ट वो समझ ही नहीं पाते कि कोई उनका मजाक बना रहा है, कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है। वो इस तरह का व्यक्तित्व रखते थे। और स्किज़ोफ्रेनिया आने के बाद ये जो डेफिसिट है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साइकोटिक एपिसोड इस थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट को बढ़ा देता है। मतलब जहां स्किज़ोफ्रेनिया से पहले वो सिर्फ अपने दोस्त, अपने स्कूल या अपने आसपास के माहौल में लोगों को नहीं समझ पा रहे थे या लोगों की इंटेंशंस को जज नहीं कर सकते थे, अब स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड में इस डेफिसिट की वजह से अब वो दूसरों पर शक करना शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर इस तरह का एक कमी रखेगा कि वो दूसरों को जज नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में जब वो डरा डरा महसूस करेगा, जब वो अपने अंदर प्रेशर का, अपने अंदर स्ट्रेस का महसूस करेगा, दूसरों को एक खतरे के तौर पर देखेगा, दूसरों को हार्म करता हुआ देखेगा, तो ऐसे में वो दूसरों की इंटेंशन को गलत तरह से रीड करेगा और दूसरों पर शक करने लगेगा। उसे लगेगा कि दूसरा अगर कुछ कह भी रहा है तो वो उसके खिलाफ कह रहा है, उसे टारगेट कर रहा है और उसका नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। क्योंकि हम सभी में जब थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट नहीं होता, नॉर्मल काम करता है, तो स्ट्रेस के टाइम पर भी हम दूसरों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, दूसरों की इंटेंशन को भी रीड कर पाते हैं। कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके साथ कैसे पेश आना है, किसके साथ कैसे नहीं आना है, ये सब हम जानते हैं। पर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अक्सर जब बहुत स्ट्रेस में होता है, जब उसका ऑनसेट अपने एपिसोड का शुरू हो रहा होता है, तो वो काफी सारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज से गुजर रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरा होता है, वो डरा रहता है अंदर से, वो आसपास की दुनिया से घबराया रहता है। उसकी पर्सनैलिटी के और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक शाय, एक डरा सहमा, चुपचाप रहने वाला, दुनिया से कटने वाला इंडिविजुअल बन जाता है। तो जब बहुत स्ट्रेस होता है तो ऐसे में दूसरों को वो गलत तरह से समझने लगता है। उसको अपने वेल विशर्स भी अपने खिलाफ महसूस होते हैं। घर वाले अगर उसकी मदद भी करना चाह रहे हैं तो उनको वो अपने अगेंस्ट देखता है, लगता है कि उसका नुकसान पहुंचाएंगे। डॉक्टर या घर के लोग अगर दवा भी देंगे तो उसे लगेगा उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों की इंटेंशन को रीड करना उसको आता ही नहीं। उसने बचपन से वो एबिलिटी कभी ग्रो ही नहीं करी, कभी सीखा ही नहीं। थोड़ा बहुत समझ जाता था, थोड़ा बहुत अपने जो अच्छे फ्रेंड्स होते थे, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह, या घर के कुछ ऐसे लोग जिनसे वो बहुत अटैच था, उनको तो वो समझ जाता था, उनकी इंटेंशन के साथ तो थोड़ा बहुत तालमेल बना लेता था। पर एक कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशंस में जहां बड़े सारे लोगों को जानना समझना होता है, उनके साथ डील करना होता है, वहां अक्सर वो उन लोगों को समझ नहीं पाता था। और इस वजह से जब वो स्ट्रेस में ज्यादा होता है तो ये जो डेफिसिट है ये इतना एक्सट्रीम पे चला जाता है कि अब वो दूसरों पर शक करने लगता है। हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता। हमारा दिमाग अगर दूसरों को सही तरह से जज नहीं करेगा तो गलत तरह से करेगा। और स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड में दिमाग जो है वो बहुत ओवर एक्टिवली काम करता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया से पहले तो दिमाग थोड़ा शांत था, ठीक ठाक काम कर रहा था, तो दूसरों पर शक नहीं होता था। पर जब स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड होगा तो दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो लेवल्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन होता है, उसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन लेवल्स के बढ़ने की वजह से पेशेंट दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में अपने कई सारे अंदाजे लगाने शुरू कर देता है। पर क्योंकि थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट है, सही तरह से जज नहीं कर पाता, सही तरह से पता नहीं कर सकता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो वो ऐसा सोचने लगता है कि दूसरे जो है उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, दूसरे जो है वो उसका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। वो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर प्रोटेक्ट ना कर पाने के कारण दूसरों पर शक करना उसकी मजबूरी बन जाता है। तो इस तरह से ये 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं जिससे कि डिल्यूजन बनता है। पहला, प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब साइकोटिक एपिसोड से पहले वो शाय था, चुपचाप रहता था, इनोसेंट था, क्योंकि थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट था। दूसरा, स्ट्रेस आता है तो दिमाग पर तनाव लेता है और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करता है, दिमाग में कई सारे केमिकल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। फिर दूसरों के बीच अपने को असुरक्षित पाता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से दूसरों पर शक करता है, क्योंकि उसको सही तरह से दूसरों को जज करना नहीं आता। इस तरीके से थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट डिल्यूजन फॉर्म करता है, और इन सब चीज़ों के पीछे ब्रेन का एक डेफिसिट मौजूद है, जिसमें कि उसको दूसरों की पहचान करनी, दूसरों के बारे में सही और गलत का समझ पाना मुश्किल होता है।